प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। मोदी सरकार की नीति रही है कि वो किसी भी तरह ब्यूरोक्रेट्स को अपनी तरफ आकर्षित करे। इसके पीछे उद्देश्य योग्य लोगों को मंत्री बनाना शायद नहीं रहा। उद्देश्य ये रहा कि नौकरशाह इस लालच में रहें कि रिटायर होने के बाद उन्हें अच्छी अच्छी जगह पर नियुक्तियां मिलेगी, मंत्री बनने का मौका मिलेगा। और वे जो कर रहे हैं, अभी प्रशांत जी ने जो कहा कि कितने सारे फार्म हाउस खरीदे गए, कितनी प्रॉपर्टीज खरीदी गई, आप देखेंगे कि इन सब के पीछे कौन लोग हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेगी जो शर्मनाक है। इमरजेंसी की बात की जाए तो इमरजेंसी में तो घोषित आपातकाल था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो बोल के आपातकाल लगाया था, कहा था कि हम ये करेंगे। विरोधियों को जेल में बंद किया गया था, बोल के किया गया था। लेकिन अब जो आपातकाल है वो इमरजेंसी से भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इसमें विपक्षियों को जेल में डाला जा रहा है, उनके खाते सील किए जा रहे हैं, उन पर ईडी की कार्रवाई की जा रही है। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि अगर वो भ्रष्ट नेता पार्टी बदल लेते हैं, वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं बीजेपी की, तो वो पवित्र हो जाते हैं और वो टिकट पक्के पात्र हो जाते हैं जी। ये सारी कोशिशें बीजेपी की बता रही है कि वो कितनी बेचैन है। अगर इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की इतनी लोकप्रिय पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं, तो ये सारे हथकंडे करने की जरूरत क्या है। एक और बात जो अभी मेरे साथी ने कहा कि मीडिया को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, मीडिया वो भूमिका निभा नहीं रहा भारत में। और आश्चर्य और खुशी की बात भी है कि पूरी दुनिया के देश इस बात को देख रहे हैं कि भारत में चुनाव के पहले विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद किया जा रहा है, उनकी पार्टियों के फंड रोके जा रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और लोगों को तोड़ा जा रहा है। चुनावी चंदे की जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे वसूले गए, ये वसूली थी, शुद्ध वसूली की गई ताकि पार्टी का फंड बढ़ाया जा सके और अकूत संपदा के जरिए चुनाव फिर से जीता जा सके। और ये कहना मुझे कोई गलत नहीं लगता कि बीजेपी के पास अभी जितनी संपदा है, घोषित और अघोषित संपदा के बारे में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहते हैं कि अघोषित संपदा घोषित संपदा के कई गुना ज्यादा है, जिसका उपयोग चुनाव में होता है। और कई नामी उद्योगपतियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड का उपयोग नहीं किया। तो ये मानना कि छोटे मोटे उद्योगपतियों ने, घाटे वाली कंपनियों ने तो बीजेपी को बॉन्ड के जरिए पैसा दिया, लेकिन जो सबसे बड़े लाभार्थी थे, जिन्होंने अरबों रुपया कमाया, खरबों रुपया कमाया, उन्होंने कोई हिस्सा पार्टी को नहीं दिया होगा, बीजेपी को नहीं दिया होगा, ये मानने का कोई तर्क नहीं है। इनकम टैक्स विभाग को चाहिए था कि वो वहां जांच करता, चुनाव आयोग को चाहिए था कि वो जांच करता कि किस तरह चुनाव फंड के नाम पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे मतदाताओं को भ्रमित किया जा रहा है। इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन ये सारे मुद्दे गायब हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही, जो वीडियो आज दोबारा जारी किया, वो एक तरह से इशारा है कि कोई भी अमर बेल लेकर नहीं आया, अमर फल खाकर नहीं आया। तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही थी कि कोई भी अमृत पान करके इस धरती पर नहीं आया है। जब दूसरों को मौका मिलेगा तो वो देखेंगे, इतिहास बताएगा कि इस सरकार ने कितने गलत काम किए, और ये इस अध्याय को कौन से स्याही से लिखा जाएगा, किस रंग की स्याही से लिखा जाएगा, ये बात भी आगे जाकर पता चलेगी। राजीव जी, चुनाव तो चुनाव है और फाइट तो तगड़ी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने एक उम्मीदवार हैं जो अपने इलाके में तगड़े रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा हैं विदिशा में, जो 2 बार जीत चुके हैं और राजीव गांधी के काफी करीबी थे। और विदिशा में केवल वो एकमात्र नेता है जिन्होंने जीत हासिल की है, जो कांग्रेस के नेता, उनके बाद कोई कांग्रेस का नेता वहां से नहीं जीता। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझ के उम्मीदवार बनाए हैं। कांग्रेस ने, वे सिंधिया के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और स्थानीय उम्मीदवार हैं, तगड़े उम्मीदवार हैं, उनका खुद का काफी अच्छा। तो दोनों ही सीटों पे बीजेपी के लिए उतनी आसान बातें नहीं है।
मैं अभी आपकी चर्चा में थोड़े पीछे चला गया। मैं देख रहा था कि 2005 में जब 2004 में सरकार बनी मनमोहन सिंह जी की, और 2005 में सरकार अधिनियम आया, कानून बना, और उसमें लोगों से कहा गया कि आप सवाल पूछिए, सरकार पे जो आपत्ति हो वो सवाल पूछिए। और एक तरह से कहा जाए तो एक आम आदमी को वो सारे अधिकार मिल गए सूचना के अधिकार में जो सांसदों और विधायकों को थे। किसी भी सरकारी मामले में लोग सवाल पूछ सकते थे। लेकिन 2014 के, और आप देखिए वही कानून था जिसके कारण देश में लोकतंत्र के बारे में खुलकर बातें हुई, सरकार की आलोचना हुई, सरकार के बारे में सवाल पूछे लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने पूछे, अरविंद केजरीवाल ने पूछे, सूचना का अधिकार अधिनियम का अभियान चलाया सरकार। और 2014 के बाद उस कानून को कैसे दबा दिया गया, कम तर उसका प्रभाव कम करने की कोशिश की गई। एक तरफ तो ये बात हुई। दूसरी बात, जो सूचनाएं प्रसारित करने वाले माध्यम थे, मीडिया पर दबाव बनाया गया, कंट्रोल बनाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर एक तरफा कंट्रोल करने की कोशिश की गई, ट्रोल आर्मी बनाई गई। तो दो सरकारों का अंतर साफ दिखता है। एक सरकार मनमोहन सिंह की थी जिन्होंने सरकार बनने के बाद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया, और अब हम वहां हैं जब विपक्षियों के पास पैसा न रहे, उनका बैंक खाता सीज हो जाए। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने केजरीवाल से पहली मुलाकात, अब केजरीवाल पहली बार उनसे मिलने गए थे सीएम बनने के बाद, तब उन्होंने कहा था कि आप दिल्ली के सीएम हैं, मैं आपको पूरी मदद करूंगा और हम दिल्ली को वैश्विक राजधानी बनाएंगे, इस स्तर की राजधानी बनाएंगे। बहुत अच्छी बात लगी थी। लेकिन उसके बाद ऐसे कानून बनाए गए कि दिल्ली सरकार का महत्व कम होता जाए और वो एक नगर निगम से ज्यादा ना बचे। जिसके बाद भी सरकार को संतोष नहीं हुआ तो सरकार को तंग करना, पहले एक मंत्री को जेल, तो दूसरे मंत्री को जेल, तीसरे मंत्री को जेल, मुख्यमंत्री को जेल, यानी कहना कुछ है और करना कुछ है। तो अब बीजेपी के सामने डर ये कि अगर ये मुंह लेके, यही व्यवहार लेके वो लोकसभा चुनाव में जाएगी तो दिल्ली में क्या जवाब देगी, पंजाब में क्या जवाब देगी, बिहार में क्या जवाब देगी, महाराष्ट्र में क्या जवाब देगी, कर्नाटक में क्या जवाब देगी, बंगाल में क्या जवाब देगी, केरल में, आंध्र में, इन सब जगह बीजेपी के सामने चुनौतियां खड़ी हुई। कहा कुछ, करा कुछ। कहा बिल्कुल सही, किया बिल्कुल उसका उल्टा। तो आखिर ये सब बातें लोगों को चुनाव के वक्त ध्यान आएगी कि ये वही सरकार है जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती थी, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाने के लिए इस सरकार ने कोई कदम नहीं छोड़ा। अब जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की तैयारी की, हालांकि बड़े भाई के रूप में कांग्रेस को बहुत बलिदान देना पड़ा, मुझे अभी भी ये लगता है। कांग्रेस ने बहुत सीटें छोड़ी है अपने साथियों के लिए, गठबंधन के साथियों के लिए बहुत बलिदान दिया है, और लेकिन ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आशा की जा सकती है कि लक्ष्य यहाँ बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को सरकार बनाना प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। पहला लक्ष्य है कि इस सरकार को हराना है, तो इसके लिए इंडिया गठबंधन बना है। मुझे लगता है कि 4 जून को नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। राजीव जी, 4 जून को चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं बकौल डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और समीक्षा जो हम लोग